घर का खाना कितना खास होता है ना। होंठों पे मुस्कान लाए जो, वो है घर का खाना। दूर देश में बैठ के याद आए जो, वो है घर का खाना। एक पल के लिए भी जो साथ ना छोड़े, वो है घर का खाना। माँ के हाथ का जादू या दाई माँ का लाड़ प्यार, कुछ अनुमान कुछ देसी ज्ञान। पर क्यों है इतना खास ये स्वाद का रिश्ता? क्योंकि ये सिर्फ खाना ही नहीं, एक एहसास है अपनेपन का, एक निशानी है बीते कल की, एक भरोसा है रसोई के कल पे। दाल चावल हो या फिर घी वाली रोटी, कभी सोचा है कितनी गहरी है हमारी इनसे दोस्ती? ना दिखावा है इसमें, ना कोई ऊंचे वादे हैं इसमें, बस छुपी हुई नई पुरानी यादें। घर की रसोई जब शुरू होती है ना, तो हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवाज है। एक रिवाज जो लगभग सब जगह पे है, वो दूध को उफनने देना, उबलने देना, क्योंकि जब दूध छलकेगा तो संपन्नता आएगी। और वो संपन्नता का जो घर है वो है रसवती, रसों का घर, रसोई। और आज से अगले 13 हफ्ते तक इस रसोई में भारत की तमाम घर की रसोइयों के खाने पकेंगे, और सिर्फ घर की रसोइयों के खाने पकेंगे, क्योंकि घर की रसोई का जो रिश्ता है ना, वो नहीं टूट सकता। हिंदुस्तान भर की रसोइयों में चावल, दूध, घी, गुड़, हल्दी, ये सब जो है वो समृद्धि का रूप माने जाते हैं। आज मैं किचन शुरू करने के लिए आटे की खीर बना रहा हूँ। मेरी मासी जो थी, उन्होंने, जब हम लखनऊ शिफ्ट हुए, बड़े छोटे थे, पंजाब से शिफ्ट हुए, तो रसोई चालू करनी थी। तो उन्होंने मेरे को कटोरा दिया और ने बोला, बेटा जरा एक काम करो, पड़ोसियों से आटा मांग के लाओ और 1-2 घरों से मांग के लाना। 7-8 साल का था मैं तब, मुझे ये तो पता था कि भाई आटा तो घर में है। तो कहती नहीं, जब नई रसोई चालू होती है ना, तो उस रसोई में पड़ोसियों की बरकत बहुत जरूरी है, और किसी भी घर की बरकत उसकी रसोई में होती है। तो जब वहां से अनाज आता है तो उनकी बरकत आपके पास आती है। तो इसलिए छोटे होते हम गए और पड़ोसियों से आटा मांगा, और 2-3 घरों से आटा मांग के उन्होंने आटे की एक खीर बनाई। तो मासी की याद में आज वही आटे की खीर बना रहा हूं। तो अगर 100 ग्राम लिया है तो 1 लीटर तो दूध पता भी नहीं चलेगा कहां गया। 1200 ml तैयार रखें। दूसरा जो है वो आटे की खीर इसलिए भी बनती है, बस मुट्ठी भर आटे से ना इतनी सारी खीर बन जाती है। तो वो एक समृद्धि की निशानी होती है ना, कि कम से ज्यादा कैसे हिंदुस्तान की रसोई में हो जाता है, ये उसका स्वरूप है। अच्छा, रसोई को रसोई क्यों कहते हैं? रसोई जो शब्द है वो आता है रसवती से। हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा जाता है कि हर उंगली में एक रस है, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा। और जब हम हाथ से खाते हैं और हाथ से बनाते हैं तो वो रस खाने में जाता है, और इस रसों का घर जो है वो रसवती यानी कि रसोई। तो रसोई शब्द जो है वो रसों से आया। वैसे आमतौर पर रसोई का शुभारंभ जो है वो घर की गृहिणी करती है या घर की देवी करती है। अच्छा, ये आटा भी मम्मी ने भेजा है पीस के। उनको बिल्कुल नहीं पसंद है वो जो रेडीमेड आटा आता है ना, तो वो घर का पिसवाती हैं और थोड़ा मोटा रखती हैं। तो उन्होंने बोला है कि नया किचन शुरू कर रहे हो तो आटा मेरे घर का लेके जाना। आहा, आ गई खुशबू। तो ये हमारा जो आटा है ना, थोड़ा दरदरा होता है, पंजीरी और हलवे के लिए बड़ा अच्छा होता है। डन। दिस इज सो ब्यूटिफुल यार। अभी जादू देखना कि दूध जाता जाएगा और खीर बढ़ती जाएगी। जब पहली लेडल गई तब बराबर से चलाना है जल्दी जल्दी, तब गांठ नहीं बनी तो फिर उसके बाद गांठ नहीं बनेगी, वो मेरी गारंटी है। लेकिन अगर पहली लेडल डाली और चलाना भूल गए तो बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाएंगी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हम लोग ना छोटे होते बहुत बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, क्योंकि अक्को मासी दूध डालती रहती थी, खीर बढ़ती रहती थी, और दूध डाला और बढ़ गई। और हिंदुस्तान में हर बच्चा जो है ना, वो किचन के उस जादू से कहीं ना कहीं अवगत हो जाता है। ये देखिए, इतना सा आटा था। तो अभी ये लग रहा है ना कि गाढ़ा है, लेकिन चिंता नहीं करनी, क्योंकि जैसे शक्कर डालेंगे ना, वो अपने आप पतला हो जाएगा। अब जो आपका और मेरा ये रिश्ता है ना, अगले 13 हफ्ते का,
इसमें खाना, थोड़ा पंजाबी पना, थोड़ा मजाक, ये सब होगा तो धीरे धीरे आपको मेरी आदत सी पड़ जाएगी, होपफुली। क्या है ना, वो खाने से भाव का निर्वाह होता है, तो अगर मन में खुशी है तो खाने में खुशी अपने आप आ जाएगी। हो गया ना पतला। अक्को मासी जो थी वो मम्मी की सबसे बड़ी बहन थी, आज है नहीं, लेकिन खाने के जरिए जिंदा है। खाने के जरिए वो पुराने एहसास, पुराने रिश्ते सब चलते हैं। और जब खीर बनती थी ना तो रोट भी बनता था, तो जब भी अक्को मासी आटे की खीर बनाती थी ना तो साथ में रोट जरूर बनाती थी। अगर उनकी याद आई है तो फिर उनका रोट भी बनेगा। थोड़ा नमक, बहुत सारा घी, सौंफ का पाउडर, बस 2 चुटकी, ज्यादा नहीं। अब आ गई बरकत, माँ की रसोई का आटा चला गया ना। पानी बिल्कुल धीरे धीरे करके बस आटे को बांधना है, बहुत ज्यादा ढीला नहीं करना। बस ऐसे बंद सा जाए, इसी का बन जाएगा पूरे के पूरे पेड़े का। तो इसको बराबर बेलना बहुत जरूरी है। घर में क्या होता ना, या इतना या इतना या इतना, ज्यादातर अंदाजे ऐसे होते, तो आपको मेरे अंदाजों के साथ जीना पड़ेगा अब 13 हफ्ते। थिकनेस जो है वो मोटी पतली नहीं होनी चाहिए रोट की। इसके गोल आकार में काट लेता हूं। फूलना नहीं चाहिए ना, तो इसके लिए ऐसे नाइफ से इसमें कर दिए छेद। अभी जो साइड नीचे है वो पलट के ऊपर आएगी और फिर उसमें वो डिजाइन बनेगा। और ये साइड जो है वो नीचे चली जाएगी। तो इसलिए ये साइड में छेद जो किए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये छुप जाएंगे। बस हाथ रोटी में लगाना है, तवे में नहीं लगाना। तो ऐसे तवे को घुमाते रहना बहुत जरूरी है, वरना एक जगह आग लगती रहेगी, रोटी में अजीब सा कलर आ जाएगा एक जगह। अगर ये रोटी दूसरी तरफ से नहीं पकी होती, जैसे मैंने पहले पकाई, तो इसमें ये शेप देना पॉसिबल नहीं था। रोटी को दूसरी तरफ से पका के सुखाना है, हल्का सा सूख जाएगी ना, तो फिर उसके बाद ये जो इसने शेप ली है ये बन के रहेगी। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर कच्ची रोटी पे ऐसे ऐसे निशान बना दिए तो बाद में वो सारा ढल जाएगा। बनाने जाएंगे डिजाइन, बन जाएगी प्लेन रोटी। पंजाबी में एक शब्द है राड़ना, तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे राड़ना है, और यही सबसे मेन चीज है इस रोटी। अब अगर ये चूल्हे पे होता ना तो बराबर सब तरफ से गर्मी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गैस पे है और गैस में बीच में गर्मी ज्यादा आती है, तो इसलिए इसको धीरे धीरे ऐसे घुमाना पड़ता है। अब बराबर पक गई ना पीछे से। अब इसको नीचे से गर्मी देनी है तवे की, और ऐसे जाली के बीच में रखना। रसोई में कितना दिमाग लगाया होगा जब एक जाली के बारे में सोचा होगा और नीचे से अवन की तरह उसको तपाने के बारे में सोचा होगा। कम से कम नहीं तो 1000 साल पुरानी रेसिपी होगी। हिंदुस्तानी किचन में मिलेंगे ऐसे जुगाड़। बस तो ये इस किस्म से कड़क हो गया अब, और ये गया रोट। अब इसमें सबसे जरूरी चीज देसी घी। बहुत नाजुक हाथ से लगाना है घी, नहीं तो जितनी मेहनत से कलियां बनाई है ना उतनी जल्दी टूट जाएंगी वो। तो ये रोट जो है ना एक किस्म का पुराना बिस्किट होता था, एक बार बना दिया उसके बाद पड़ा रहता था। बस जब मन किया थोड़ा तोड़ा और खीर के साथ खाया। खीर हमारे पास है तो कहानी पूरी कर लेते हैं। थोड़ा गुड़ का बूरा और गरम गरम रोटी पे डाल दिया ताकि तुरंत मेल्ट हो जाए। पुराने समय से ये माना गया है कि गुड़ से मीठा और गुड़ से शुद्ध कुछ नहीं। मुझे पता है आप में से कुछ क्या सोच रहे हैं कि भाई इसने तो खोबा रोटी ठीक ठाक बना दी। नहीं, आपसे सीखा, आपको अर्पण। बस झटपट वापस एक बार देख लीजिए कि बनी कैसे। खीर के लिए एक गर्म पैन में घी और गेहूं के आटे को मिलाकर भून लें।
भुने हुए आटे में गर्म दूध को धीरे धीरे मिलाएं और कोई गांठ न बनने दें। इसमें चीनी डालकर लगातार मिलाते रहें। खोबा रोटी के लिए गेहूं के आटे को नमक, घी, सौंफ पाउडर और पानी मिलाकर अच्छे से गूंथ लें। गूंथे हुए आटे को बेस पर रखकर इसे गोल आकार दें। चाकू की मदद से रोटी के ऊपर छोटे छोटे छेद बना लें। रोटी थोड़ा भुन जाए तो इसे पलटें और रोटी के ऊपर मनचाहा डिजाइन बना लें। थोड़ा सख्त होने के बाद इसे जाली पर रखकर दूसरी तरफ से भी कुछ देर तक भूनते रहें। खोबा रोटी और खीर के ऊपर घी और गुड़ का पाउडर डालकर परोसें। अगर शुभारंभ की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो हल्दी बहुत जरूरी है ना। तो नए किचन में पहले दिन हल्दी का मीठा हो जाए, हल्दी के पत्ते के साथ पातोली मेरा सबसे फेवरेट पत्ता है। एक हल्दी का पत्ता और दूसरा इलायची का पत्ता, क्योंकि इसमें कुछ भी पकाओ ना तो ये भीनी भीनी खुशबू देता है, जो डिश पकने के बाद भी पूरे किचन में रहती है। नारियल का सफेद हिस्सा, और इसको बस हल्का सा भूनना है। कोंकण के घरों में, लगभग हर घर में बहुत सारे नारियल के पेड़ होंगे और छोटे छोटे झाड़ होंगे, और बारिशों में जो है वो हल्दी के पत्ते जगह जगह होंगे। तो उन्हीं हल्दी के पत्तों को लेकर कभी उसके अंदर मछली पका दी जाती है, कभी उसके अंदर मिठाई पका दी जाती है। लेकिन ये डिश जो है ये मेरे लिए स्पेशल, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ है जो ऑस्पिशियस है वहाँ। नारियल, हल्दी, घी, चावल और गुड़। बस नारियल को हल्का सा भूनना है, रंग नहीं खराब करना उसका। जैसे ही तेल छोड़े वैसे ही गुड़ डाल देना है। ये डिश जो है मैंने सबसे पहले वेंगुर्ला में देखी थी, जो कोकण के दक्षिण में पड़ता है। और वहां पर एक लेडी जिन्होंने मुझे बना के दिखाया, उन्होंने कंद, मूल, पत्तियां और फलियां डाल के उसको साथ में घड़े के अंदर पकाया और उन्होंने ये बनाया। बस गैस बंद करी और इसके अंदर डाल दिया ये पोहा। ये हल्का सा चूड़ा जो है ना, ये बहुत जरूरी है। हर कोई नहीं डालता, लेकिन मैं इसलिए डालता हूँ बिकॉज बाद में जब इसको पकाएंगे ना तो ये चूड़ा जो है वो पानी खींच लेगा सारा। बस थोड़ा सा गुड़ को और पका देता हूँ। डन। तो ये तो हो गई फिलिंग। अब बाहर की जो केसिंग है वो बनानी है और स्टीमर चढ़ाना है। तो जो स्टीमर है ना, ये मैंने जुगाड़ से बनाया है। नीचे पानी, पानी के ऊपर जाली और उसके ऊपर ये ढक्कन। ये चावल सोक किया हुआ है अच्छे से 4 घंटे। मिक्सी में पीस के बैटर बनाना है। डन। शॉर्टकट तरीका है पतोड़ा बनाने का, वो ये कि चावल का आटा लेके उसमें हल्का सा गर्म पानी डाल के और 1-1.5 चम्मच मैदा डाल के मिक्स कर लेते हैं। जब बैटर ऐसे गाढ़ा हो जाता है तो उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आ गए हमारे स्टार्स। हल्दी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हमने टर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, कर्क्यूमिन, और इस हल्दी की अच्छाई को सुश्रुता संहिता, चरक संहिता में बहुत पहले बयान कर लिया गया था और उससे भी पहले समझ लिया गया था। आज की डेट में भी कोंकण में जब घी बनता है ना, तो घी बनाते समय सूखा हल्दी का पत्ता डालते हैं उसके अंदर, और उसके बाद वो सूखा हल्दी का पत्ता छोड़ देते हैं ताकि घी खराब ना हो जल्दी। पुराना ज्ञान जो घरों में चला आ रहा है अब तक। हल्दी के पत्ते को मैं स्टीमर के साइज में काट लेता हूँ ना। इसमें जो असली जायका है ना, वो हल्दी के पत्ते का है। अगर बहुत सारे हल्दी के पत्ते नहीं मिले ना, तो केले के पत्ते में बना लो, लेकिन थोड़ा सा हल्दी का पत्ता केले के पत्ते के अंदर डाल के फोल्ड कर दो, ताकि हल्दी के पत्ते की खुशबू आ जाए। बस ये फिलिंग बस साइड में ना थोड़ी जगह छोड़नी है ताकि सील हो जाए। अच्छा, कुछ लोग जब चावल भिगोते हैं ना, तो थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं ताकि मीठा हो जाए। देखिए, शक्कर डालिए ना डालिए, लेकिन थोड़ा नमक जरूर डाल दीजिए, बिल्कुल चुटकी भर, स्वाद निखर के आएगा। पूरे कोंकण की शुभ चीजें हैं इसके अंदर। गुड़, नारियल, हल्दी, चावल। कहते हैं ना, किचन इज द बेस्ट टेम्पल। कोई भी चाइनीज डम्पलिंग, जापानीज ग्योजा, वियतनामीज रोल, कुछ भी ले आओ, लेकिन ये हल्दी के पत्ते की खुशबू, ये हल्दी के पत्ते के ये निशान, ये चमक कैसे लाओगे? नहीं नहीं, अभी कहाँ डन, अभी तो घी जाएगा इसके ऊपर।
ये घर की रेसिपीज में ही होता है कि जितनी कम कॉम्प्लेक्स होती है ना उतनी ज्यादा टेस्टी होती है। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है ये रेसिपी, चाहे तो देख लीजिए वापस। पाथोली बनाने के लिए एक गरम पैन में कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ पाउडर मिलाकर धीमी आंच पर भूनें। इसमें पोहा डालकर और कुछ देर भूनें। थोड़ा पानी डालकर इसे कम से कम 10 मिनट तक पकने दें। 3 से 4 घंटे तक भिगोए हुए चावल को मिक्सर ग्राइंडर में मिश्रण बनाएं। हल्दी की पत्तियों को एक आकार में काटें और इसकी सतह पर घी लगाकर चावल के मिश्रण को फैला लें। अब पहले से बना हुआ नारियल और गुड़ का मिश्रण डालकर बंद करें और 2 से 5 मिनट तक भाप में पकाएं। इसे बाहर निकालें और पत्तों को उजागर करें। पाथोली पर घी लगाकर परोसें। तो अपने नए किचन में अंत में शादी करवा देना फिर। चलो शादी बाद में होती रही, एक काम करते दुल्हन को सजा देते। दाल की दुल्हन बनाने वाला हूं मैं। अच्छा, दाल की दुल्हन ना मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पहले दिन ऐसी डिश बनानी जरूरी है जो कि किचन की स्त्री को, गृहिणी को रिप्रेजेंट करती है। तो दाल की दुल्हन एक वैसी डिश। अभी आप डिश देखेंगे तो डिटेल में समझाता हूँ। तो यू कुक 3-in-1 स्मार्ट कुकर चढ़ा दिया मैंने। उसके बाद दालों में मसूर है, ये भिगो के मूंग रखी है मैंने। ईस्टर्न या वेस्टर्न यूपी में जहाँ की ये डिश है, तूर का इस्तेमाल है। तो अगर अरहर है तो अरहर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरहर बहुत बढ़िया जायका देती है। उत्तर प्रदेश में और बिहार के कुछ हिस्सों में अरहर के बगैर दाल नहीं बन सकती। और क्या बनाते हैं साहब। तो इसमें डालेंगे राइस ब्रान ऑयल। अब गरम तेल में जीरा, हींग, मसूर, बस हल्का सा भूनना है इसको, और मूंग और ये उड़द। नाइस। थोड़ी हरी मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, बस रंग बेहतर करने के लिए। ये बस नमक और पानी। तो ये हो गई दाल। दाल को हम 3 सीटी लगवा देते हैं और दुल्हनिया की तैयारी करते हैं। दुल्हन के लिए ये आटे के छोटे छोटे गोले बनाने, ये जो बड़ा बारीकी का काम है। ये दुल्हन बहुत है अभी के लिए। सूखा आटा, छोटी छोटी पूरी बना के इसमें ऐसे 4 कोनों में पानी लगाना है। यूं समझ लीजिए जैसे ये है 1, 2, 3, 4, और उसके बाद पहले ये वाला कोना जोड़ना है, उसके बाद ये वाला कोना, और ये इस प्रकार से ये दुल्हन बना लेनी। अब इसको दुल्हन इसलिए कहते हैं कि पुराने टाइम में दुल्हन ने ऐसे घूंघट ओढ़ा होता था ना, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने घूंघट ओढ़ा हुआ है, तो इसे दुल्हन कह देते हैं। बढ़िया। दाल घुट गई ना, इसे थोड़ा पानी डालता हूँ, पतला कर लेता हूँ, क्योंकि जब दुल्हन डालेंगे ना इसके अंदर, जब तो वो थोड़ा दाल को गाढ़ा भी करेगा उसका आटा जो है, तो इसलिए दाल को यहाँ पे पतला नहीं किया तो बाद में सब कुछ बस खिचड़ी बन जाएगा। और अब एक एक करके दुल्हन डाल देते हैं और फिर ऊपर से तड़का छोड़ देंगे। जो भी है शुभारंभ वाला माहौल बन गया नहीं, आपके और मेरे स्वाद के रिश्ते का और इस किचन का। नाइस। बनारस में क्या है कि ये मील है, अपने आप में कंप्लीट मील है, तो दाल इतनी गाढ़ी रखी जाती है ताकि दाल और दुल्हन साथ में खाया जा सके। डन। अभी तड़के के लिए चलो जी, घी, मेथी और मिर्ची। ये वही समय है जब सब लोग साथ मिलकर दुल्हनियां बनाती थी। कीजिए पड़ोसियों का फोन, बनाइए दुल्हनियां। थोड़ा सा नमक इसलिए कि आटे ने नमक खींच लिया, तो इसलिए एक बार चख जरूर लें। अभी क्या है ना, इसके अंदर दाल बराबर से भर गई, तो जैसे ही खाएंगे वैसे ही मुंह में एक वो गुब्बारा सा फटेगा दाल का। मैं बहुत सोच रहा था क्या बनाऊं, कि भाई पहली मुलाकात है हमारी, रसोई का पहला दिन है, स्वाद का रिश्ता आज शुरू हुआ है। मैंने कहा एक दाल रोटी तो बनती है ना। क्या कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं दाल रोटी कर दी दिवाली अमृतसर दी, मतलब घर की दाल रोटी अमृतसर की दिवाली से भी अच्छी।
मैंने तो करवा ली, आपने करवानी है ना, तो फटाफट देख लीजिए कैसी हुई है शादी। दाल की दुल्हन बनाने के लिए कुकर में तेल, जीरा, हींग और मसूर दाल डालकर कुछ देर भूनें। फिर भीगी हुई मूंग दाल और उड़द दाल डालें। उसके बाद हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और पानी डालकर 3 सीटी तक पकाएं। गेहूं के आटे की छोटी छोटी 6 लोई बना लें। इसे पूरी के आकार में बेलें और फूल का आकार दें। 3 सीटी के बाद कुकर में थोड़ा पानी मिला लें। फूल आकार पूरी को कुकर में कुछ देर पकने दें। अब घी, मेथी और लाल मिर्च का तड़का लगाएं। दाल की दुल्हन तैयार है। अगले 13 हफ्ते तक ये सफर चलता रहेगा। हो सकता है हाथ कटे, दाल जले, कुछ बने कुछ ना बने, कुछ चीजें ऐसी बने जो आपको पता हो, कुछ ऐसी बनेंगी जो आपको नहीं पता हो। लेकिन एक बात पक्की है कि स्वाद का रिश्ता अब बंध गया है। और एक बात और पक्की है कि खाना जो भी बनेगा घर का होगा और प्यार से बनेगा।